अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, अफसोसनाक वाक़या चंद दिन पहले जो पेश आया 14 अगस्त के दिन, यकीनी तौर पर आप सब ने भी इसकी गूंज सुन ली होगी, देख भी लिया है। सोशल मीडिया पर भी इस पर बात हो रही है और इसके साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी हुकूमती हलकों ने भी नोटिस ले लिया है। तो इसके साथ साथ मुख्तलिफ तंजीमें भी मुतहरिक और फ़ाल हो चुकी हैं। लेकिन ये कोई पहला वाक़या नहीं है। ऐसा लग रहा है कि तसलसल के साथ वाक़यात की एक सीरीज़ है जो चल रही है। कभी ज़्यादती, कभी नाहक कत्ल, कभी हरासगी और कभी कोई और वाक़यात। लेकिन ये वाक़यात हैं ख़वातीन के ख़िलाफ़ के थमने का नाम ही नहीं ले रहे। बात तो ज़रूर शुरू हो चुकी है जो कि खुशाइंद है, लेकिन ये मामला रुकेगा कैसे, थमेगा कैसे, इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। हम देख रहे हैं मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आना शुरू हो जाता है। इस वक्त जहाँ पे इस वाक़े को कंडेम किया जा रहा है, वहीं पर यह जानना भी बड़ा ज़रूरी है कि ऐसे वाक़यात आखिर हो क्यों रहे हैं, इसकी रीज़न्स क्या हैं, इनका सद्देबाब क्या है, कैसे इन्हें रोका जा सकता है और कौन लोग हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं, किस तरह से इन वाक़यात से बचा जा सकता है। इस पर सबसे पहले हम गुफ्तगू करेंगे और आप सबको खुशामदीद कहते हुए मैं आपको ये भी बता दूं कि आज तौर पर दानिश्वर और तज्ज़ियाकार और या मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। और या मकबूल जान साहब, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा, थोड़ी देर में हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अभी वो हमारे साथ फ़िलहाल हमें शायद सुन नहीं पा रहे, लेकिन इमरान साहब पहले आपकी तरफ आते हुए, कोई एक वाक़या नहीं है इमरान साहब, ये क्या आप इसको एक इंडिविजुअल इंसिडेंट के तौर पर देख रहे हैं या फिर ये हमारा जो एक माशरती किरदार है जो बदनुमा होता जा रहा है उसी का एक अक्स है जो हमें नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, बात यह है कि ये आपको ना सिर्फ एक वाक़ये के तौर पे नहीं लेना चाहिए, बल्कि आपको इस हवाले से गौर करना चाहिए कि हम बहसीयत कौम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा रवैया क्या होता जा रहा है। हम बतौर मुसलमान क्या वाकई एक मुस्लिम मुआशरे की बुनियाद रख रहे हैं या हम मुस्लिम मुआशरे में एक नई रविश पैदा कर रहे हैं। और फिर सबसे बढ़ के ये कि जो आज हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है सोशल मीडिया, उसके किरदार पे भी गौर करने की बात है। आप ये देखें, मेरा तो ये समझता हूँ कि हम ज़हनी तौर पे एक ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं जहाँ पे ज़हनी तौर पे बीमार लोग हैं और उन बीमारों की, ज़हनी बीमारों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जा रहा है। आप मुझे ये बताएं, खुशी हो या गम हो, हमारा रवैया क्या होता है? भाई खुदा न खास्ता बैंक वहाँ पे डेनमार्क में या फ्रांस में कोई वाक़या होता है, हम बैंक अपने जलाने शुरू कर देते हैं, गरीबों की रेहड़ियाँ लूटना शुरू कर देते हैं। खुशी का मामला ये देखो, 14 अगस्त की आप खुशी मना रहे थे, वहाँ पे आपने जो थे सीसीटीवी कैमरे वो तोड़ दिए, किसी की मोटरसाइकिल को आग लगा दी और ये बेचारी लड़की के साथ आपने जो सलूक किया, ये मुझे आप ये बताएं कि ये क्या है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पे अब ये मामला इस तरह बढ़ गए हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान से मैं एक आज खुसूसी अपील करना चाहता हूँ। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब, आप इसका नोटिस लें, क्योंकि जब तक आप खुद नोटिस नहीं लेंगे, मैं इस वाक़यात में, इस तरह के वाक़यात में हुकूमत को भी इन्वॉल्व समझता हूँ कि हुकूमत की तरफ से भी जो ये मौक़िफ़ मुख्तलिफ मौक़े पे अपनाया जाता है ना जी, उसकी क्या वजूहात हैं, तो जिहाद पेश की जाती हैं। और कौम को आप बहसीयत मजमूई आप देखें कि इसकी ज़हनी बीमार होने में कुछ शक रह जाता है जब इसकी तो जिहाद पेश की जाए कि जी लड़की को नहीं जाना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। वज़ीर आज़म से मेरा मुतालबा ये है कि इमरान खान साहब, आप जो पनाहगाहें बना रहे हैं उसमें माहिरीन नफ्सियात को भी बिठाना शुरू कर दें। इस कौम को थेरेपी की ज़रूरत है और ख़ास तौर पे आप तमाम यूनिवर्सिटीज़ को ये कहें कि जितनी देर तक उन यूनिवर्सिटीज़ में थेरेपी सेंटर नहीं बनाए जाएंगे, बच्चों की जो है नफ्सियात, उस पर गौर नहीं किया जाएगा, उनको ट्रीट नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक किसी भी यूनिवर्सिटी को चार्टर ना दिया जाए। ये बड़ा संगीन मसला बनता जा रहा है। आप उसका जिम्मेदार, इसकी तदारुक पे हम अभी ज़ाहिर डिटेल में बात करेंगे तफसीलन के क्या क्या कुछ हो सकता है। हिलाली साहब से भी मैं ज़रा पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। हिलाली, आपकी नज़र में ऐसे वाक़यात का जिम्मेदार कौन है, कौन रिस्पॉन्सिबल है और क्यों हो रहे हैं, ये एक तब मुसलसल हो रहे हैं? पहली बात तो ये है कि मीनार पाकिस्तान जो है वो कोई ऐसा वैसा जगह नहीं है। उधर पाकिस्तान का वो मीनार है, पाकिस्तान का एक मौज़िलियम है।
ये कैसे हो सकता है कि 3 घंटे 2-3 घंटे के लिए एक पुलिस वाला नहीं था उधर? माने पब्लिक तो थी, कोई पुलिस नहीं था। मैं नहीं समझता ये सिर्फ एक डीआईजी को और एक एसएसपी को आप निकालना चाहिए। मैं तो समझता हूं इधर एक आईजी को और चीफ मिनिस्टर को भी निकालना चाहिए। क्या कर रहे थे? ये है उनका तरीका? नेशनल मॉन्यूमेंट ऑन अ हॉलिडे, कोई पुलिस वाला 3 घंटे तक नहीं आता है? शॉकिंग। ये जो लैप्स है, फ्रैंकली चीफ मिनिस्टर साहब को अपना रेजिग्नेशन ऑफर करना था, आईजी को तो जाना था, खुद उसको पूछना था, उसको बुला के पूछना था कि व्हाट आर दी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। दूसरी बात यह है कि 400 बारबेरियंस, लाउट्स, क्या आप कह सकते हैं? ये जो उनका हिमाकत था, वो कानून, मजहब, कल्चर, हर चीज के खिलाफ था। ये तो वाकई ठीक कहा है इमरान याकूब में, ये सेक्सुअल डिविएंट्स हैं। मैं नहीं चाहता कि इनको आप ऐसे चौक पकड़ा के, ये पहले तो इनको पब्लिकली फ्लॉग करें, 6-6 को ले जाएं हर स्टेडियम पाकिस्तान में और उनके सामने उनको मारें बेत। उसके बाद कम्युनिटी सर्विस इनसे कराएं, और अगर ये अंडर एज हैं तो इनके जो माँ बाप हैं उनको फाइन करें। पता करें कौन से डिसफंक्शनल गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं, किस में वो जाते हैं, उनको पकड़ें, और प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको फाइन करें। मेरे ख्याल में रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जब तक आप वो नहीं लगाएंगे इस वाकया के लिए, ये होता रहेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने ये कुछ निशानदेही की कि कौन कौन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, किस किस का फर्ज है कि किरदार साजी करे। और ये मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं अब मजीद गुफ्तगू करते हुए। और ये मकबूल जान साहब, ये कोई एक वाकया तो है नहीं, हम देख रहे हैं तसलसल के साथ वाकयात हो रहे हैं। तो आपके नज़दीक क्या वजूहात हैं कि एक तसलसल के साथ हमारा माशरा इस किस्म की हमें दरिंदगी का मुजाहरा करता नजर आ रहा है? देखिए, मैंने बहुत अरसे से इस बातों पर तबसरा करना बंद कर दिया हुआ है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम किसी भी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के तौर पे अब पाकिस्तान में गुफ्तगू करने के काबिल नहीं रह गए। हमें जो बात मिलती है हम उसकी जज्बात की राह में बह के गुफ्तगू करते हैं। ये पूरा इलाका जो है, मैं 2.5 साल यहाँ पर रहा हूँ, इस इलाके के अंदर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, और इतने ज़्यादा लगे हुए हैं जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इस इलाके के अंदर पुलिस की नफरी मौजूद होती है, खुद बजाते खुद किले के गार्ड मौजूद हैं, खुद बजाते खुद पीएचए के गार्ड मौजूद हैं। आप मुझे बताइए, आप इस वक्त इतनी शानदार तरीके से गुफ्तगू हो चुकी हुई है पुलिस की, बाकी आप मुझे बताइए एक सीसीटीवी फुटेज किसी की आई सिवाय चंद एक मोबाइल फुटेज इसके अलावा? और फिर उसके बाद इस पूरे वाक्य को आप तसलसल देखें, आपने पूरे आप सोचा कि 400, मैंने अभी तक अपने माशरे में ये कोई ऐसी सूरत हाल आज तक नहीं देखी कि एक औरत के पीछे 4 लोग पड़े हों तो 10 बचाने के लिए ना आ जाएं। आज भी मेरे माशरे के अंदर इतना जलील गंदा माशरा नहीं हुआ कि एक औरत की गाड़ी जो है वो खराब हो जाए तो 10 लोग उसको ठीक करने ना आ जाएं। ये क्या है मसला? पता है क्या है? हमने ऑब्जेक्टिव एनालिसिस छोड़ दिया है। हमारे यहां कुछ लफ्ज जो थे वो कॉमन नहीं होते थे जो हो गए हैं। हमारे यहां बॉयफ्रेंड का लफ्ज कॉमन नहीं होता था, गर्लफ्रेंड का लफ्ज कॉमन नहीं होता था, हमारे यहां लिविंग टुगेदर का लफ्ज कॉमन नहीं होता था, अब वो कॉमन हो गया हुआ है हमारे यहां। मैंने छोड़ दी बात बहुत अरसे से, क्योंकि अब इस मुल्क में लोग सुनना नहीं चाहते। लोग ये नहीं चाहते सुनना कि एक गंदी किस्म की सूरत हाल के अंदर आप खुद अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि नहीं मेरे साथ हमदर्दी भी की जाए और मुझे बचाया भी जाए। और दूसरी बात दूसरी कि दूसरा जो गंदा मर्दों का माशरा है उसको इंसाइट करके आप एक जगह पे लेके आते हैं। हमने, और ये मैं बताऊं आपको, अगर हमने यही जज्बातियत रखी हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे। ये आप अपना टिकटॉक उठाएं और खोलें और अपने किसी बच्चे के हाथ में दें, अगर आप शर्म से डूब ना मरें तो मेरे मुंह पे थूक दीजिएगा। आपने कभी इसको रोकने के लिए कहा? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे 10,000 लोग खड़े हो जाएंगे। क्या कौन सी गाली है जिसके अंदर नहीं मिलती? कौन सा गंद है जिसके अंदर नहीं मिलता? और फिर वो स्टार्स है हमारे मुल्क के, जिस मुल्क के अंदर कभी टीचर स्टार हुआ करता था,
जिस मुल्क के अंदर कभी एक शानदार किस्म का हीरो हीरोइन स्टार हुआ करता था, दीज आर द टिकटॉक स्टार्स, उनमें उनके मिलियन कहां से आया? आप आज बंद करें, मैं देखता हूं कैसे पाकिस्तान के 80 चैनल चीखेंगे, बंद कर दिया, जुल्म कर दिया, कुछ और रास्ता नहीं, और क्या रास्ता निकालेंगे? जहर बेचो और आप सोचो उसके बाद कि नहीं मैं उसके लिए मैं तिरयाक मंगाता फिरूं। पाकिस्तान के अंदर मैंने गुज़श्ता मैंने अभी उसके प्रोग्राम में मैंने माजरत की थी, मैं इस टॉपिक पे बिल्कुल नहीं बोलना चाहता, इस टॉपिक पे कोई सुनना नहीं चाहता। आप मुझे ये बताइए कि एक घर के अंदर एक मर्द के साथ आप मुसलसल 10 मुलाकातें करते हैं, आप इसका मतलब यह है कि आप उसके साथ आप समझते हैं कि आप उसके पास सेफ हैं, आप उसको महफूज तरीन ठिकाना समझते हैं जिसके साथ मुलाकात करते हैं। वो अचानक जुनूनी होकर कत्ल कर देता है आपको। वो जुनूनी क्यों हुआ, इसकी रीजंस को तलाश नहीं करता, वो कैसे हुआ इसके बाद। लेकिन हम तो जज्बाती सूरत हाल है, हम तो जो मर्जी चाहे कर देंगे, इसलिए कि हमारे साथ नहीं बीती होती, इसलिए कि हम अपने आप को मुर्गी की उसके टांग पर खड़े होके वही बात। ये आज से 150 साल पहले यूरोप के माशरों में ये चीखदार मची थी, और वहां जो कुछ हुआ था और आज जो कुछ वहां हो रहा है आप उसका सोच लें। आप मुझे ये बताइए 3-3.5 इस वक्त अमेरिका के अंदर लड़कियां मारी जाती हैं, किल्ड बाय देयर एक्स बॉयफ्रेंड एंड हस्बैंड्स, उसको क्राइम ऑफ पैशन कह के टाल देते हैं। लेकिन उस क्राइम ऑफ पैशन के पीछे क्या होता है ये उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाते। 1000 and 1000 सीरियल किलर उन्होंने ले लिए, थाउजेंड्स की लिस्टें हैं, जबकि पूरे मुस्लिम माशरे में 3 या 4 बनते हैं। लेकिन ठीक है, बस हमने नहीं रुकना। बेशक सीरियल किलर जो है वो एक जुनूनी बन जाए जो औरतों के खून से नहाए, जुनूनी बन जाए जो औरतों को खास तौर पे पकड़े और उनकी हड्डियां और बोटियां करके उनसे डिनर करे। जुनूनी, हम जुनूनी बनाने वाले को नहीं पकड़ते, हम उस जुनूनी बनाने वाले उस पूरे सिस्टम को तबाह नहीं करना चाहते। हम कहते हैं ठीक, सबसे तकलीफ से बात जिस दिन से मैंने छोड़ा है, लाहौर के कॉलेज स्कूल के अंदर जो कि खालिस्तान लड़कियों का स्कूल था, उसमें एक लड़के के साथ लड़कियों चीखी, उन्होंने कहा ये लड़का जो है स्कूल में आता है, हमारा टीचर जो है ये हमारे साथ अफेयर चलाता है। जुर्रत की उन्होंने, जुर्रत की, पाकिस्तान के हर टेलीविजन चैनल के ऊपर उन्होंने लड़कों को निकाला। इसको लड़कियों के स्कूल में जाने से रोकते क्यों? ये जो को हल है कि एक लड़के को वहां से जाने से रोकते। ओ भाई, आपने मुझसे फीस ली कि हम ऑल गर्ल्स स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आपको तकलीफ होती है, आपको ये तकलीफ होती है कि एक बाप ये चाहे कि मेरी बेटी अलहदा स्कूल में पढ़े। आप शर्म से डूब पड़ते हैं, आप कहते हैं को एजुकेशन खत्म कर दी। मैं कहता हूं मेरी बेटी इस तरह की नहीं पढ़े। जिस मुल्क के टीवी चैनल के खबरनामे के अंदर मुझे इंग्लैंड में ये आजादी हासिल है, चैनल लगाता हूं जो न्यूज चैनल है, वहां अगर पापाराजी की सूरत हाल होती है, वहां अगर डियाना की तस्वीरें आती हैं तो उसको ब्लर कर देते हैं, लेकिन यहां मुझे मलाइका का गाना पूरा दिखाया जाता है। जिस मुल्क के अंदर पाकिस्तान का जो टीवी चैनल है ना जी, ये वाला, ये 4था फैमिली मेंबर है पाकिस्तान का। आप मुझे बताइए 5वां बाप है, बेटी है, बहन है, मां है, ये हम सो जाते हैं, ये जागता रहता है। ठीक है, तो आपको लगता है कि ये माशरा जो है इसको हमने जरूरत से ज्यादा आजादी दे दी है, इसलिए इसका ये हाल है। लेकिन इसमें अब आपकी गुफ्तगू में आजादी ने खराब किया है, आजादी ने खराब किया है। आजादी अच्छी चीज होती है भाई, खराब किया है। ठीक है, अच्छा चलिए, आपका डिटेल पॉइंट ऑफ व्यू इस पर आ गया और मकबूल जान साहब। और जो आपने ये बात की कि आप इस पर गुफ्तगू नहीं करते, मैं तो समझती हूँ कि गुफ्तगू होनी चाहिए ताकि हर पर्सपेक्टिव सामने आए, जिसमें भी इस्लाह माशरा हो, जिसको हम उसको सुने, क्यों ना सुने। लेकिन इमरान साहब, अब इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आर्या मकबूल जान साहब ने गुफ्तगू की है, उसमें हमारे माशरे की अपनी किरदारसाजी भी है, जिसमें खुद हिलाली साहब ने भी पॉइंट ऑफ व्यू दिया जो अपना, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया है कि वालिदैन पे भी जिम्मेदारी है, टीचर्स पे भी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है कि हम कैसे लोग अब किस तरह की एक नस्ल परवान चढ़ा रहे हैं। समीना, गुजारिश ये है कि आर्या मकबूल साहब ने जो बातें की हैं ना, वो उन्होंने अपने दिल की बातें की हैं, जो उन्होंने, इसीलिए वो कहते हैं कि मैं ऐसे मौज़ूआत पे नहीं बोलता। लेकिन असल चीज़ ये है कि अगर इन जैसे दानिश्वर भी बोलना बंद कर देंगे तो फिर कौन आवाज़ अपनी उठाएगा। मैं फिर वापस आ जाता हूँ इस मौजू की तरफ। देखें, बात ये है कि सोशल मीडिया का अनचेक्ड यूज़ है। जो पहले ये होता था, अगर हम अपने माजी में चले जाएं, हम माँ बाप की मर्ज़ी के बगैर तो कुछ कर ही नहीं थे सकते। अच्छा, वो होता क्या था, कहते थे माँ की गोद पहली दरसगाह है। अच्छा, आपकी तरबियत आपके घर से शुरू होती थी, आपके घर में तरबियत जब शुरू होती थी, अजान होती थी, आपको वालिद साहब
का डर होता था, मौलवी साहब से आपने सुपारा पढ़ना होता था, उनका डर होता था, वालदा कहती थी नमाज पढ़ी या नहीं जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, बता के जाते थे। और शाम को आप मगरिब के बाद आप घर से बाहर नहीं जा सकते थे, ये सारी चीजें थी। वाकयात उस वक्त भी होते थे। सुन लें, चेक एंड बैलेंस वाकयात बिल्कुल होते थे। वाकयात मैं तो ये नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूँ कि जो ये वाकया मीनार पाकिस्तान पे हुआ है, इससे पहले इससे बड़े और ज़्यादा वाकयात हो चुके हैं। कोई मेला ठेला ऐसा नहीं है जहाँ इस तरह के वाकयात ना होते हों। यहाँ बानो बाज़ार में, अनारकली में, गुमटी बाज़ार में, कराची में, बोरी बाज़ार में, हर जगह पे इस तरह के वाकयात होते हैं। लेकिन बात यह है कि आप किसी एक वाकया को सिर्फ ये कहकर नहीं टाल सकते कि वाकयात तो पहले भी होते रहते हैं। आपको उन वाकयात के तदारक के लिए कुछ करना है। आप मुझे सुन लें, एक सेकंड पहले मेरी बात सुन लें। अभी एक दूसरी वीडियो आई है जिसपे चिंची पे लड़की, मुझे आप ये बताएं कि लोग वहां पे वीडियो तो बना रहे, लेकिन किसी भी बंदे को, किसी मोटरसाइकिल सवार की गैरत नहीं जागी कि उतर के उस बंदे को रोके। चलो उसको मारना तो दूर की बात है, उसको रोक तो ले। वो हम हमेशा सुनते हैं ना कि जी ईमान की पहली हालत ये है कि आप हाथ से रोकें बुराई को, दूसरी ये जुबान से रोके, और सबसे कमजोर हालत ये है कि दिल में बुरा समझे। हमारे लोग तो उस कमजोर तरीन हालत से भी आगे निकल गए हैं, वो दिल से भी बुरा नहीं समझते। हाँ जी, वो वीडियो बना रहे होते हैं और फिर आपस में ग्रुप्स में बेच रहे होते हैं। लिहाजा ये जो बात है ना, अब घर में तरबियत खत्म, 5 लोग बैठे होते हैं। ये जो अभी ओरिया साहब कह रहे थे ना 5वां फैमिली मेंबर है, ये 5 मेंबर बैठे होते हैं और कोई एक दूसरे की नहीं सुन रहा होता, वो अपने मोबाइल पे लगे होते हैं। लेकिन ये जरूरी है। लेकिन हिलाली साहब, रियासत की भी तो कोई जिम्मेदारी है ना, जहां पर आप, जाहिर है हम सबकी बात कर रहे हैं कि माँ बाप को भी चाहिए कि तरबियत रखें और चेक एंड बैलेंस और सारा मामला, और बहुत जो एक हमारा ख़ानदानी निज़ाम है जिसकी असास ही है, जिसकी तरफ औरिया मकबूल जान साहब ने जिक्र किया। लेकिन रियासत भी तो कहीं कोई एग्जिस्ट करती है ना, कि अगर कहीं किसी के साथ कोई ज्यादती हो रही है तो उसको रोका जाए, उसका हाथ पकड़ने वाला तो कोई हो। ये भी तो एक वजह है कि किसी को कोई पकड़ा ही नहीं जाता, निज़ाम अदल ही हमारा ऐसा मफलूज है, तो फिर लोगों को भी शह मिलती है कि जी कर लो जो मर्जी। बिल्कुल सही कहा। अगर माँ बाप ना कर पाए इसलिए कि बेचारे गरीब हैं, वो बच्चों को भी नहीं देख पा सकते, इतना उनका वो क्या कहते हैं, उनका रश है पैसे बनने में और अपने आप को खाना वाना, पॉवर्टी जो होता है बहुत बुरी चीज़ होती है। अगर वो नहीं कर पाए तो कम से कम गवर्नमेंट स्कूल्स जो होते हैं उधर से ये कुछ सिविक मैनर्स सिखाए जाएं, उधर भी नहीं होता। वो गवर्नमेंट स्कूल्स तो होते ही नहीं है, तो गोस्ट स्कूल्स हैं। जैसे मैंने बार बार कहता हूँ, हेडमास्टर जो है टैक्सी चला रहा है और वो जो आदमी आता है सुपरवाइज करने के लिए, वो आधा तनख्वाह लेता है इसलिए कि वो फिर रिपोर्ट नहीं करता है। गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते हैं और गवर्नमेंट से वो मेडिकल चार्जेस लेते हैं। यू नो, प्लीज अंडरस्टैंड, ये अब ऐसी बातें करना कि माँ बाप, स्कूल, सोसाइटी, सिविल, दिस डजंट एग्जिस्ट। 60% लोग, 50% लोग सिंध में तो बिलो द पॉवर्टी लाइन है। क्या आप उनको मैनर्स अपने बच्चों को सिखाएंगे? वो बेचारे एक खाना का एक बार नहीं मिलता है उनको। दूसरी बात मैं आपको कहूंगा, मैं आपको एक छोटा सा एक वाकया बताना चाहता हूँ। 1960 में मॉस्को यूनिवर्सिटी से मैं आ रहा था एम्बेसी को, रास्ते में मैं बस से आ रहा था, मॉस्को में खड़ा हुआ था, एक छोटा सा कुछ पढ़ रहा था। एक लड़की आई, कहने लगी कि तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो? मैंने कहा जी हाँ। तो कहने लगी हाँ, आई एम गुड, मैं तुम्हारा अंग्रेजी प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा वैसे मैं तो अभी उतर रहा हूँ इसलिए कि मैं एम्बेसी जा रहा था। तो कहने लगी मैं भी उतर जाऊँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने कहा नहीं बिल्कुल। उधर एक बेंच था, इतना मुझे पता था कि अगर इस बेचारी को एम्बेसी के नज़दीक ले जाता शायद वो सिक्योरिटी वाले इसको नोट करते और ये वो, तो हम उधर ही बैठ गए। तो बात करने के बाद मैंने उसे कहा कि मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं कि जब आप बात करना चाहती हैं किसी से, मर्द वो, आप आके बात करती हैं, दैट्स वेरी गुड। तो कहती है क्यों? मैंने कहा कि वेल बताया कि दूसरे मुल्कों में एक लड़की को आना और एक आदमी से बात करना ये अनयूजुअल थोड़ा सा होता है। कहता है सोवियत यूनियन में, मुझे कहती है सोवियत यूनियन में हर आदमी मेरा भाई है। अच्छा। हम उसको भाई उस वक्त नहीं समझते जब हमारे कोई स्पेशल फीलिंग्स उसके लिए डेवलप होते हैं। देखिए क्या जबरदस्त जवाब। ही इज माई ब्रदर,
वो मेरे साथ जैसा मेरा भाई है वैसा रहेगा। मगर जब कोई स्पेशल फीलिंग्स मेरे और उसके होते सिक्योर हैं, समझ रही हैं, वो वही बात है, रूल ऑफ लॉ वाली भी बात है इसमें। लेकिन और मकबूल जान साहब, सोचिए एक पूरे सोसाइटी को उसमें जाहिर है क्या बातें कर रहे हैं, बारबेरियंस। लेकिन और मकबूल जान साहब, अब सवाल यही है कि आखिर इनको रोका कैसे जाए? अब पूरा माशरा एकदम से कैसे ठीक होगा, किस तरह से होगा कि उसके बाद हम सोचें कि जी अब सब लोग इंसान बन गए हैं, तो ये कैसे ठीक होगा? देखिए 17 साल मैंने पाकिस्तान टेलीविजन के लिए ड्रामा लिखा है और फिर मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो ड्रामा लिखा जा रहा है, और वो ड्रामा जो 2007 में आखिरी ड्रामा मैंने लिखा था, उस ड्रामे के रिलेशनशिप को देख लें, उस ड्रामे में जो गंद घोला जा रहा है वो देख लें। आप कभी सोच सकते हैं कि मुकद्दस रिश्तों के दरमियान आपस के अंदर जो ताल्लुक बनाया जाता है, चचा और भतीजी के साथ और भांजी और मामू के साथ और पता नहीं क्या साथ, और कोई स्क्रिप्ट देखने वाला नहीं है। यानी महीनों स्क्रिप्टों पे बहस हुआ करती थी। इतने बड़े बड़ी बिल्डिंग्स पैमरा की बनी हुई हैं और एक बंदा ऐसा नहीं है कि जो उसको मैं कहूं कोई एक्सपर्ट हो वो इस चीज का कि वो ड्रामा को देख सके और उसको पास कर सके। लेकिन चल रहा है, जिसने चाह जैसा चलाया, जिस तरह का चलाया। आपने बाहर से ड्रामा मंगाए, उसके अंदर विदाउट एडिटिंग चलाए, इंडियन कंटेंट आपने बंद कर दिया, आपने अपना गंदा शुरू कर दिया। ये रेगुलर पॉइजनिंग हो रही थी गुज़श्ता 15-20 साल से, और इस रेगुलर पॉइजनिंग के अंदर आपने कुछ नहीं किया किसी तौर पर भी। उसके बाद बाकी मीडिया की तरफ आप आ जाएं, सोशल मीडिया की जो सूरत हाल है जिसको हमने बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया है, जैसे हम समझते हैं। आप मुझे ये बताएं आप मुझे बताएं, टिकटॉक से कोई बंदा पीएचडी करता है, फेसबुक से बंदा जो है वो अपना एमए की डिग्री हासिल करता है। चलो यूट्यूब तो मानते हैं कि यूट्यूब के अंदर इल्म भी है, बाकी चीजें भी हैं, उसको तो चलो बंद करने पे एहतजाज। ये जो सोशल साइट्स हैं, इससे कौन क्या सीख रहा है और कहां तक सीख रहा है? ये जो रिलेशनशिप की साइट बनी हुई हैं, जो ट्विटर, चलो फिर देखो ट्विटर में भी इतना गंद है, इतनी कलादत है, इतना कुछ है कि आप सोच नहीं सकते, कोई कंट्रोल नहीं उसका। अब वो तो उन माशरों के अंदर है। अब वहां पर भी आप मुझे बताएं, मैंने इंग्लैंड में और यूरोप में भी उनसे कहता था, मैंने कहा हर माशरे की एक लिमिट होती है। तुम्हारी लिमिट यह है कि तुम बच्चों की फोश फिल्में नहीं अलाउ करते और तुमने 25-25 साल सजा रखी हुई है। हमारी लिमिट ज्यादा कम है भाई, हम उतने खराब नहीं हुए। लेकिन हुआ क्या है, हमारे यहां दो चीजें मिल गई उस माशरे के अंदर जहां पर ये सारा कुछ है, ठीक है, उस वो मौजूद हमारे यहां होता है कि अवेलेबिलिटी कोई नहीं है, ठीक है, और उसके दिमाग में खन्नास भरा हुआ। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं, मैंने क्लिनिक किया हुआ है, हमने बारूद भर दिया है नौजवानों के अंदर। उसको कोई जैनब मिल जाए वो उसको रेप कर देता है, उसको कोई और बच्ची मिल जाए वो रेप कर देता है। आप ये इसलिए कि उसके देखो वो बाकी माशरे में तो जाके पब में बैठ जाएगा, वहां से उसके साथ कोई लड़की जो चलेगी, कोई और तरह के रिलेशनशिप में आ जाएगा, और कुछ लिविंग टुगेदर में चले, बहुत कुछ मिल गया। हमने ये जिन बने हुए हैं और इन जिनों को कंट्रोल करने के लिए पहले दवा कंट्रोल की जाती है, पहले वो जहर बंद किया जाता है, वो जहर को बंद नहीं करता। बिल्कुल सही है। तो मीडिया, सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की जरूरत, कानून की बालादस्ती करने की जरूरत है, और उसके साथ साथ माशरे को हमें सुधारने के लिए अपने अपने किरदार अदा करने की जरूरत है। इमरान साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ब्रेक लेना है। बस एक मिनट। मैं औरिया मकबूल जान साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, उन्हें पता भी है मेरा उनसे बड़ा इज्जत वाला रहा है। लेकिन मैं औरिया साहब एक आज आपसे गिला करना चाहता हूँ कि ड्रामा लिखना क्यों छोड़ा? मुझे आप ये बताएं कि जब आप ये कहेंगे कि मैंने 2007 से ड्रामा लिखना बंद कर दिया, तो सर फिर माफ कीजिएगा, मैं आपको भी जिम्मेदार ठहराऊंगा। आप जैसे लोग जो बेहतर ड्रामा लिख सकते हैं, जो उस चीज से बचा सकते हैं, खुदारा आप उसमें वापस आए ताकि कोई अच्छी चीज भी आए। बिल्कुल ठीक है जी। हम उम्मीद करते हैं कि जो हर तरह की सोच है, ख़ास पॉजिटिव इस्लाह माशरा की सोच है, उसके साथ जो है सोशल मीडिया का और मीडिया का कंटेंट हो तो उससे बेहतरी आने का इम्कान ज़्यादा बढ़ सकता है। और बाकी जो चीज़ें जिस तरह से हमने पहले जिक्र किया, अभी एक नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो हम तालिबान के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि तालिबान तो आ गए अफ़गानिस्तान में, अब क्या होगा। और या मकबूल जान साहब हमारे साथ ही मौजूद होंगे, आप जानते हैं कि वो इन उमूर पर भी माहिर हैं, तो इनसे तज्ज़िया लेंगे उनका एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नाकाबिल यकीन तरीके से तालिबान काबुल में भी पहुंच गए और उन्होंने
एक तरह से हुकूमत भी कायम कर ली है, बाकायदा भी उसको ज़ाहिर कानूनी शक्ल देने के लिए गुफ्तगू भी जारी है और देखना ये कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो पहले से ही सिफारतकारी भी कर रहे थे उसके भी असरात कुछ नज़र आना शुरू हो गए हैं और इसके साथ अब बड़े सवालात सामने खड़े हैं कि कौन कैसे तालिबान को तस्लीम करेगा। क्या तालिबान एक बदले हुए तालिबान है, क्या वो मॉडर्नाइज हो चुके हैं या फिर वो पहले जैसे ही तालिबान होंगे, उसी तरह के सख्त गिर मौक़िफ़ के साथ वो हुकूमत करेंगे। और इसके साथ साथ ये कि पाकिस्तान के लिए अब बेस्ट सिचुएशन क्या होगी, कैसे पाकिस्तान को चलना होगा, क्या हिकमत अमली बनानी चाहिए, इसके हवाले से गुफ्तगू। पहले और या मकबूल जान साहब आपकी तरफ आते हुए सबसे पहले वैसे मैं ये सवाल आपसे ज़रूर करना चाहती हूँ कि एक थ्योरी बड़ी सर्कुलेट कर रही है और या मकबूल जान साहब कि जिस तरीके से आसानी से और सहूलत के साथ बगैर किसी लड़ाई के तालिबान आ गए काबुल में और आके उन्होंने जिस तरह से संभाल ली सारी कमान, तो ये थ्योरी बड़ी अब सर्कुलेट कर रही है कि शायद ये तो अमेरिका के इमा पर हुआ है सब कुछ और अमेरिका ही तालिबान को लाने वाला है, सेटलमेंट ही शायद ऐसी ही थी। तो ये तालिबान कैसे आ गए, इतनी आसान फतह कैसे हो गई उनकी? नहीं देखिए, गुज़श्ता तकरीबन 2 साल से एक कैफियत चल रही थी। असल में 2012 में जब उन्होंने सऊदी यूएई में तालिबान को वापस खोला था तो उनको रियलाइज़ हो गई थी ये बात कि अब हम ये जंग नहीं जीत सकते, तो हम किसी न किसी तरीके से कोई रास्ता शुरू करें। 2 चीज़ें ऐसी थी जो अमेरिका को बहुत तंग कर रही थी। एक थी अफगान आर्मी की करप्शन, यानी 50 to 60% असला जो था वो लोगों को बेच देते थे और उसके साथ साथ फिर डिफेक्ट भी कर जाते थे। तालिबान का मामला यह है कि उस तालिबान के मुकाबले में 96 में जो लोग थे वो एक थे ताजिक मलेशिया और दूसरी थी उज़्बेक मलेशिया। ये दोनों तअस्सुब की जो कबायली तअस्सुब की वजह से इकट्ठे थे। एक का अहमद शाह मसूद था सरबरा और दूसरे का दोस्तम था। 4 बंदे पठान को मरते थे, वो 4 बंदे जो थे उनको जाके तो उनके उज़्बेकों के मार के आते थे। अमेरिका ने यह किया कि उन्होंने उसको मल्टी एथनिक फोर्स बनाने की कोशिश की। अब ट्राइबल सोसाइटी में मल्टी एथनिक फोर्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती। $5,000 तनख्वाह दिया, $7,000 तनख्वाह दिया। अब एक थाने के अंदर या एक इलाके के अंदर उज़्बेक भी बैठा हुआ है, वो ताजिक भी बैठा हुआ है, हज़ारा भी बैठा हुआ है, बदख्शानी भी बैठा हुआ है। वो कहते थे कि हम किस लिए लड़े, हम 5,000 तनख्वाह करते नहीं लड़ते, लेकिन फिर भी उन्होंने जाग दी। असल मसला यह है कि 2012 के बाद अमेरिका ने नेगोशिएशन फिर कतर ऑफिस खोला। जिस दिन उन्होंने फरवरी में ये मुआहदा किया है तो उस दिन अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा कि हम लड़ेंगे, हमें चांस दिया जाए, हम कुछ करेंगे बहुत। लेकिन हुआ ये कि उसके बाद से आप देखें रोज तालिबान की वेबसाइट के ऊपर 22-23 लोगों के नाम आते थे, ये डिफेक्ट करके आ गए, ये डिफेक्ट कर गए, और फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता शहरों का इलाका जो इसके इर्द गिर्द कब्जा करना शुरू किया। अफगान कौम जो थी 40 साल की थकी हुई थी वॉर से, बहुत बुरी तरह की थकी हुई थी। और फिर उसके साथ साथ जेता कि 95 to 9 उससे जो उनका पीरियड था तालिबान का उनको किसी हद तक याद भी था। तो ये सूरत हाल हुई है कि वो लड़ना बिल्कुल, ये जलालाबाद का देखे ना कैसे हुआ है, पीसफुल सरेंडर। उसने बड़ी सी बात की है उसने तो जो है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने, उसने कहा पीसफुल सरेंडर इज अ रेफरेंडम, एक किस्म का रेफरेंडम हुआ है पूरे अफगानिस्तान के अंदर। अब हालत क्या है कि आप देखिए कुछ नजर आ रहा है ना, देखना अहमद शाह मसूद का भाई जो है वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वो कहता है मुझे शामिल करो। उसका बेटा जो है वहां पर, अब तालिबान चाह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा हमारा स्ट्रेंथ आ जाए ताकि हम नेगोशिएशन करें और हम ज्यादा से ज्यादा सीटें ले लें गवर्नमेंट के अंदर। वो चाहते हैं सबको मिला के बनाएं। पहले उन्होंने बहुत किया तो उसके बाद बाकी वो ज़ारबा तो उनके पास कुछ नहीं रह गया, तो फिर खुद तालिबान जो है आ गए। अब वो हिकमत जार को पता है कि मैं इनके साथ ही रह सकता हूं अगर सर्वाइव करना है। इसके साथ साथ अब्दुल्ला को भी अंदाजा हो गया है। अब करजई का तो मामला यह है कि करजई जो है 2 करजई के इंसिडेंट थे। करजई को ओबामा ने बुलाया था मुझे बगराम बेस पे आके मिलो, तो करजई ने कहा था नहीं मैं नहीं मिलने आऊंगा, तुम्हारे घर आए हो यहां पर आओ। दूसरा करजई का वाकया हुआ था कि उन्होंने बायलैटरल एग्रीमेंट साइन करने के लिए किया था अमेरिकन ने, करजई ने रिफ्यूज कर दिया था और सिर्फ नहीं आ, तो करजई भी समझता था कि अमेरिका ने हमारा गंद किया, वो भी आ गया। पंशेर वैली का जो है ताल्लुक है ना, अगर वहां पर ताजिकिस्तान का बॉर्डर तालिबान के कंट्रोल में है तो पंशेर वैली की कोई हैसियत नहीं रहेगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब तक वो खाकार का इलाका था वहां से। और ताजिकिस्तान का लेवल ये है तालिबान के वाले में कि उन्होंने अशरफ गनी का जहाज नहीं उतरने दिया। जफर लाली साहब जहां मौजूद हैं ये मुझे यकीनन एंडोर्स करेंगे कि इतनी शानदार डिप्लोमेटिक जो मूव हुई हैं और जितनी शानदार ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पाकिस्तान के जो हमारे सियासी लीडर है ना इनको चाहिए जाके ट्रेनिंग लें। अच्छा। एक लफ्ज उसने मकबूल जान साहब मैं यहाँ पे आपको
बिल्कुल सही है, लेकिन मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ ये सवाल लेके कि क्या तालिबान इस दफ़ा डिफरेंट गवर्नमेंट बनाएंगे नहीं, लेकिन पहले मैं हिलाली साहब का ज़रूर तज्जिया ले लूँ। हिलाली साहब, क्या आपको भी लग रहा है कि एक नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म होगी जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स को जगह मिल जाएगी और उसके बाद फिर स्मूथली गवर्नमेंट रन कर सकेगी, और फिर ये एक तरह से एक्सेप्टेंस के लिए भी शायद बेहतरी हो कि दुनिया जो है एक्सेप्ट कर लेगी इस तरह की गवर्नमेंट को? व्हाट डू यू से? भाई, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि कौन फैसला करेगा कि इंक्लूसिव है गवर्नमेंट? क्या मतलब इंक्लूसिव? किसको लाएं, किसको छोड़ें? ये क्या पाकिस्तान फैसला करेगा? ये क्या हमारा हक होता है फैसला? क्या आप समझते हैं कि ये जो ये जो हम कह रहे हैं इंक्लूसिव गवर्नमेंट, हमारे सिलेक्शन पे तालिबान को चलना चाहिए? अगर ये सही है तो फिर हम क्यों कहते हैं हम दखल नहीं देंगे उनके पॉलिटिकल अफेयर्स में? क्या आप समझते हैं कि जब मार्शल लॉ इधर लगता है तो अफगानिस्तान की हुकूमत कहती है सॉरी, नो रिकग्निशन जब तक आप इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं करेंगे? यार, ये कोई बात है? अच्छा, आपका क्या फर्ज है? आपके अपने लोगों का और इंटरनेशनल लॉ के तहत आपका फर्ज क्या है? आपका फर्ज यह है कि ये गवर्नमेंट जो है ये कंट्रोल करता है अफगानिस्तान को, इसके लॉ, अब इनके विल जो है वो पूरे अफगानिस्तान पे असर्ट हो सकता है, वो काफी है। दैट इज इनफ फॉर रिकग्निशन। आप कहते हैं नहीं, ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड देखना चाहिए? रियली? जाए आप फिर हंगरी को इन्वाइट करें। हंगरी में तो डिक्टेटरशिप बैठा हुआ है, आधा लैटिन अमेरिका में, ब्राजील में जाके ले ले, वो तो एक पागल बैठा हुआ है। ये है आपका तरीका? आज तक तुमने नहीं रिकग्नाइज? खुदा के लिए रिकग्नाइज देम, दे कंट्रोल अफगानिस्तान, वो उनका रिट एनफोर्स होता है अफगानिस्तान। इंटरनेशनल लॉ के तहत उनको आप रिकग्नाइज कर सकते हैं, अमेरिकन के कहने पे मत जाएं। सही। वो अच्छा, हमारे मुसलमान भाई हैं, लेना चाहिए। वो अच्छा, हमारे मुसलमान भाई हैं। ठीक। वो उनको फंड्स दें, उनको एक्सपर्ट्स दें, उनको पर्सनल भेजें और कहें अगर आपको कोई दिक्कत होती है और क्या चाहिए और पूछें। सही है। उनकी आइसोलेशन से उनको निकालें, एक ब्रोकन स्टेट को उनको मदद करें चलाने का। ये ठहरे हुए हैं अमेरिकन की इजाजत के लिए। अच्छा, अच्छा, मैं दोबारा भी आते, लेकिन इमरान साहब, क्या पाकिस्तान के लिए सूटेबल है कि जल्दबाजी में तालिबान की गवर्नमेंट को कबूल कर ले, रिकग्नाइज कर ले, और आपको लगता है कि फिर उससे पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म की कोई सैंक्शंस का नहीं खतरा होगा? देखें, बात यह है कि अफगानिस्तान पर तालिबान की मुकम्मल गिरफ्त हो चुकी है, इसमें अब कोई दूसरी राय है नहीं। लेकिन तालिबान की ये फतह मगरिब को, नेटो को और ख़ुसूसन अमेरिका को एक आंख नहीं बाती, क्योंकि वो इसमें अपनी तजलील समझते हैं, और ख़ास तौर पे अमेरिका के लिए तो बड़ी सुबकी की बात है जिस अंदाज से आवाज़ें उठ रही हैं। जिस अंदाज में ये हुआ है। आप अगर थोड़ा सा माजी पे गौर करें तो अमेरिका ने क्या किया था इराक में, लिबिया में, शाम में, वियतनाम में, उसने इसी तरह से उनको तबाह किया था। अब वो ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान को भी इसी तरह से करें, लेकिन तालिबान की सूरत में उन्हें दचका लग गया बड़ा। तालिबान इस दफ़ा बड़ा समझदारी से काम ले रहे हैं। वो कर क्या रहे हैं? वहीदुल्लाह हाशमी है एक उनके रहनुमा, उन्होंने कुछ दिन पहले एक इंदिया दिया था कि जी हम करेंगे ये कि हम एक शूरा बनाएंगे और शूरा के साथ हम फिर एक सियासी निज़ाम अपना वज़ा करेंगे। यानी वो ईरान मॉडल के करीब तरीन को मॉडल बनाना चाहते हैं। वहाँ पे आप क्या देखें, अली खामनेई साहब वहाँ उनके सुप्रीम कमांडर हैं, फिर उनकी एक शूरा है और उसके बाद उनकी पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट रोज़मर्रा के कवानीन करती रहती है। असल जो मामला और ये तो उन्होंने इंडिया दिया, फिर उनका डेमोक्रेसी का कोई चक्कर नहीं। मैं अब आपको ये बता रहा हूँ ना। अब यहाँ पे देखें, तालिबान के 60-70 हज़ार अपने उनके जंगजू भी हैं, उनको वो पासबान की तरह जिस तरह से वो उनको रेगुलर मिलिट्री में नहीं शामिल करेंगे। ये भी एक शूरा बनाएंगे और वसील बुनियाद हुकूमत बनाएंगे और नीचे पार्लियामेंट होगी। अब वो इस दफ़ा वो हिकमत यार हों या दूसरे जितने भी लोग हैं, तालिबान को भी पता है वो उनको साथ लेके चलना चाहते हैं। ये तालिबान वो नहीं है 96 में उन्हें जो मिला था वो सब टूटा फूटा था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, खाने को पैसे नहीं थे। ये वाला अफगानिस्तान तो अब देखें उससे कहीं बेहतर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स हैं, वहाँ पे उस तरह से बदहाली नहीं है। लिहाजा वो तो ये चाहेंगे कि इसको अच्छे तरीके से संभाल के तो मजीद बेहतरी। लेकिन क्या वाकई
तुर्की ने तो उनको तालिबान को तस्लीम कर लिया। अब पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो भी, जिस तरह लाली साहब कह रहे थे, अगर तालिबान ने वहां पे किया तो ये भी अपने उसके मुताबिक देखे और उसको तस्लीम करें। एक छोटा सा मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं, जैसे कि तालिबान की सफारतकारी का भी जिक्र हुआ है और उसके साथ साथ जो उनके मुख्तलिफ मीडिया इंटरव्यूज आ रहे हैं उससे हम कुछ जांचने की कोशिश करेंगे कि आइंदा जो उनकी हुकूमत है वो आखिर उसका ढांचा कैसा होगा, कैसे किस तरह की वो हुकूमत होगी, क्या वो सबके लिए काबिल कबूल होगी या नहीं, और साथ ही साथ पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी के हवाले से भी बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तालिबान क्या करेंगे, कैसे चलाएंगे और क्या तरीका होगा? तो हुकूमत, जामे हुकूमत वो बनाना चाहते हैं और ये मकबूल जान साहब, इस जामे हुकूमत को चलाने के लिए पैसों की भी ज़रूरत होगी। एक इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा, जैसे कि इमरान साहब ने भी निशानदेही की, और वो जो पैसे हैं वो इस तरह से लग रहा है कि जो मुख्तलिफ मालियाती इदारे हैं, ख़ासतौर पर अमेरिका का जिन पे हाथ है, वो तो उन्होंने फ्रीज़ कर दिए हैं कि तालिबान को उस तरह से उन तक रसाई ना हो। तो ये बड़ा चैलेंज होगा उमूरे मुमलिकत चलाना तालिबान के लिए। कैसे चलाएंगे और क्या वाकई एक बदले हुए तालिबान है ये? देखिए, मुझे आज तक समझ भी, मैं पिछले एक टीवी पे था, मुझे आज तक ये समझ नहीं आ रही कि ये कौन से इकोनॉमिस्ट है जो कहते हैं कि एड से मुल्क चलता है। लोग डॉलर खाते हैं। जिस मुल्क में खेत उग रहे हों और काम कर रहे हों उसकी इकोनॉमी से मुल्क चला करते हैं। जो जितनी भी एड होती है इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी चीज़ों पे खर्च हुआ करती है। आपकी सारी की सारा जो होता है वो सस्टेनेबल होता है आपका मुल्क। ईरान पे जब सैंक्शन लगी थी तो आप मुझे बताइए कि ईरान ने कितना अरसा, आज 40 साल हो गए हैं ना, मैं वहां पर रहा हूं, आप हैरान होंगे कि 3 लीटर उनको सहमाबंदी होती थी, उस पर वो लेते थे, लेकिन बाकी सारी चीजें ईरान में पैदा होती थी। फिर आप इस सिचुएशन को देखें, आप सिर्फ अमेरिका को देखते हैं। आज ये मेरे हाथ में 2 आर्टिकल हैं जो चाइनीज उसमें छपे हैं, और उसने आप अंदाजा करें, वो कहता है तालिबान रैपिड विक्ट्री एम्बैरसेस यूएस स्मैशेस इमेज ऑफ एरोगेंस, और तालिबान विक्ट्री ए मेजर फेलियर ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन एक्सपेंशन। ये डिंग गैंग का आर्टिकल है। चाइना मौजूद है, रशिया मौजूद है, अफगानिस्तान को सऊदी अरेबिया लिथियम कहा जाता है, और लिथियम वो धातु है जिसका आप तस्वर नहीं कर सकते कितनी महंगी है। ईरान जिस वक्त अपनी चीजें बेचता था, को रोक सकता था उसके तेल को रोकने के लिए, उसके लिए, जबकि यहां पर तो रूस वो है जिसकी मेजर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो चुकी हुई है। चाइना को जरूरत है, 68% ठेके जो हैं वो चाइनीज फर्म के पास हैं। अमेरिकन की क्वेश्चन हुआ था कि वी आर पेइंग फॉर द सिक्योरिटी ऑफ चाइनीज कंपनीज। आप सोच सकते हैं जो गैस पाइपलाइन का ठेका है, जो बाकी जगहों पे तेल की पाइपलाइन का ठेका है, वो चाइनीज फर्मों के पास है। अच्छा, गोल्ड एंड कॉपर की 6 माइने उनके पास हैं, वो चाइना भाग गया है को वहां से देने के लिए। और फिर दूसरी बात यह है, जहां तक सिस्टम का ताल्लुक है, सिस्टम का ताल्लुक है, क्या सऊदी अरब में जमहूरियत है? ठीक है, क्या अपना दुबई में जमहूरियत है? क्या कतर में जमहूरियत है? क्या मस्कत में जमहूरियत है? क्या चीन में जमहूरियत है? क्या कोरिया में? इन सबको मुल्कों को एक्सेप्ट नहीं किया हुआ उन्होंने। मसला सारा यह है कि हम समझ नहीं आती कि जिन लोगों ने शिकस्त खाई है, डिफीटिस्ट लोगों के बारे में बात करते हैं, और एक बात को कोई देख नहीं रहा तालिबान बदले कि नहीं बदले। 834 साल के बाद, सलाउद्दीन अयूबी के बाद इतनी बड़ी पार्डन, इतना बड़ा माफी देना, मुझे पता है 20 साल जैसे गुजारे हैं। एक सिर्फ जो पुल चरखी का उसका वाकया जो दश्ते लैला का, कि 8000 तालिबान को लेके जनरल मालिक और जनरल दोस्तम ने कंटेनर में बंद किया था, और कंटेनर में बंद करके उनको सहरा में छोड़ दिया था, जिसपे वो जो मशहूर जेम्स ड्रॉन की जो फिल्म बनी थी, मैसेकर दी कैरावान ऑफ डेथ, जो था 3000 बंदे जो थे उसी कंटेनर के अंदर अपने से कहते हैं जल के मर गए थे, और उनको इज्तिमाई कब्रें वो माफ किए हैं। कौन कौन सी चीज, ये कुछ इतने आज तक किसी ने माफ किया इतना बड़ा जुल्म? आप क्या तो एक पुलिस वाला को कत्ल करते तो पूरा गांव जला के रख देते हैं, पूरे का पूरा इलाका तबाह कर देते हैं। ये बदले हुए लोग हैं, इतने बड़े हार्ट लेके वो लोग आए हैं, सबको साथ मिला के चल रहे हैं। मुझे इसका मतलब है कि जो, और ये मकबूल जान साहब, इसका मतलब है कि जो दुनिया को तशवीश है खवातीन के हुकूक, इंसानी बुनियादी हुकूक, तालीम और इन सब मामलात, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम एंड स्पीच, उनके हवाले से क्या वाकई वो पहले जैसे सख्तगीरी हमें नजर आएगी या फिर थोड़ा सा नर्म मौक़िफ़ नजर आएगा? देखें, फ्रीडम ऑफ स्पीच का तो बड़े रिलेटिव टर्म है। 34 मुल्कों में ये फकीर और या मकबूल जान बंद है, बैन है।
मुझे जहाज से उतार दिया, बल्कि मेरी बीवी को भी अमेरिका से जाते जहाज से उतार दिया हेट स्पीच के नाम पे। तो एक बात तो यह है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात ना करें, जो आपकी मर्जी है वो कहते हैं, करते चले जाते हैं सब कुछ। दूसरी बात यह है कि ख्वातीन का जहां तक ताल्लुक है, देखिए अफगान माशरा जो है ना, वो अभी तक आप काबुल में चले जाए ना, तो काबुल के सिर्फ रेड जोन में एक पूरी फारसी स्पीकिंग कम्युनिटी है जो थोड़ी सी आज़ाद घूमती है, वरना आपको वहां पर शटलकॉक बुर्का मिलेगा। अफगान माशरे में लोग कहते हैं लॉस्ट स्टेम्स आउट फ्रॉम द नॉर्म्स एंड मोरल्स सोसाइटी। हिंदू औरत भी जो है वो बुर्का पहनती है, वो कहते हैं तुम दसंगा पख्ताना जी मुनकी, तुम कैसा पठान है कि नमाज नहीं पढ़ता। वो ये नहीं कहते तुम कैसा मुसलमान है कि नमाज नहीं पढ़ता। तो हर माशरे में उसके तो वो उनके कल्चर का हिस्सा बेसिकली, ठीक है। और उस आपको नहीं लगता है कि उसमें वहाँ के जो लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम होगी? जी हिलाली साहब, आप भी कुछ इस पे कहना चाह रहे हैं? ये दुनिया जो है ये इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगी अगर वो दोबारा से कोई सख्तगीर मौक़िफ़ रखते हैं, जो बज़ाहिर दुनिया की नजर में सख्तगीरी है? अब दो तीन चीजें जल्दी से। एक तो आपको पता है कि अफगान फौज को 9 महीने से तनख्वाह नहीं मिला था, तो वो चाहते थे कि वो आके लड़ें। जब 9 महीने से तनख्वाह नहीं दिया, वो फाइनेंस मिनिस्टर भाग गया बहुत सारे पैसों के साथ, और जैसे आपको पता है वो गनी भी भाग गया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि प्लीज अंडरस्टैंड कि अमेरिका का खेल क्या है। ये चाहते हैं कि सैंक्शन करें, ये सैंक्शंस लाना चाहते हैं अफगानिस्तान पे, ये सैंक्शंस लाना चाहते हैं पाकिस्तान पे। ये $10 बिलियन जो उनका रोका हुआ है, ये किस बेसिस पे उन्होंने रोका हुआ है? ये कोई सैन सैल्वाडोर के तो पैसे नहीं है, ये एक अफगान गवर्नमेंट का पैसा है जो 10 दिन पहले वो निकाल सकते थे। वो पैसे आपने किस बेसिस पे रोका हुआ है भाई? ठीक। दूसरी बात है कि जब आप सैंक्शंस करेंगे तो आपको पता है डिस्टेबलाइज, पैसे कम है, बैंक्रप्सी है, स्टारवेशन के नजदीक जा सकते हैं जब तक उन्होंने अपने आप को रिकॉर्गेनाइज नहीं किया। ये तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर नो रिकग्निशन, सैंक्शन, ये वो, पाकिस्तान को धमकिए, देख रहे हैं हम तुम क्या करोगे। और वो आर्टिकल पे आर्टिकल निकल रहा है कि पाकिस्तान इज नॉट, अफगानिस्तान इज नॉट द प्रॉब्लम, पाकिस्तान इज द प्रॉब्लम। खुदा के लिए लुक एट देयर गेम। लेकिन हिलाली साहब इस बात की क्या गारंटी है? अंधे हैं, ठीक है, लेकिन हिलाली साहब इस बात की फिर भी क्या गारंटी होगी कि वहां पर दहशतगर्द तंजीमें ना पनप सके? दोबारा से टीटीपी के ऊपर भी बातचीत हो रही है, उनके भी लोग रिहा कर दिए उन्होंने, तो पाकिस्तान के लिए इस तरह से ना कोई मसला बन जाए। कमाल है, आप कहती हैं कि उन्होंने कहा है हम पनपने नहीं होने देंगे, और अगर पनपने देंगे, किसको पनपने देंगे? टीटीपी हमारे खिलाफ है ना, तो फिर हमें लड़ना पड़ेगा इनके साथ और उनके साथ। अगर ये उनको सेफ हेवन देंगे तो हमें फिर लड़ना पड़ेगा। ठीक। क्या नई बात क्या होगी? जैसे हिंदुस्तान को इन्होंने गनी ने दिया था, ठीक, जैसे वो बलोचिस्तान, वो तो हिंदुस्तान को इतना नुकसान हुआ है भाई, वो उनके पूरे नेस्ट ऑफ स्पाइस, हर कॉन्सुलेट, 4-5 कॉन्सुलेट में जो था वो खत्म हो गया था। ठीक है हिलाल साहब, बिल्कुल चंद मिनट रह गए, मैं इमरान साहब का भी जरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। इमरान साहब, क्या लग रहा है आपको टीटीपी के हवाले से कुछ पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं, और जो ओवरऑल हम बात कर रहे थे बदले हुए पाकिस्तान की, बदले हुए अफगानिस्तान के, देखिए पहली बात यह है कि तालिबान ने कहा कि हम किसी भी मुल्क के खिलाफ कोई भी अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और टीटीपी के हवाले से भी उन्होंने कहा कि हम उनको पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने देंगे। तो हमें उन पर यकीन रखना चाहिए। ऐसे पहले तो नहीं और चुपो वाली बात होनी चाहिए कि और चुपो। इसलिए दूसरी बात ये है कि देखिए अभी है क्या पोजीशन। अभी 5 मुल्क ऐसे हैं जो पाकिस्तान है, चीन, तुर्की, ईरान और रूस, जो अफ़गानिस्तान के साथ हैं। अफ़गानिस्तान कभी भी नहीं ये चाहेगा कि वो इनकी हमायत जो है उसे खो दे। वहाँ पे अफ़गानिस्तान में अमेरिकन मीडिया के मुताबिक $1 ट्रिलियन के सिर्फ मादनी वसाइल हैं, मिनरल रिसोर्सेज जो हैं। अब वो तो अमेरिकी मीडिया तो ये तनकीद कर रहा है अपनी हुकूमत पे कि $1 ट्रिलियन के ये जो रिसोर्सेज हैं ये चीन ले लेगा, चीन उनके साथ कर रहा है, तो हम वहाँ क्या करने गए थे अगर हमने कुछ भी नहीं करना।
लिहाजा जो औरिया मकबूल साहब बात कर रहे थे कि उनके पास वसाइल बन जाएंगे, सिर्फ चीज़ ये है कि अभी उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो थोड़ा सा वक्त लेंगे, लेकिन इस दफ़ा आपको नज़र आएगा कि उन्होंने किस तरह से अपनी मईशत को भी बेहतर किया, अपने निज़ाम को भी किया। और हमें ये दुआ भी करनी चाहिए और दवा भी कि वहाँ वाकई ही अमन कायम हो, वो उनका मुआशरा तरक्की करे, क्योंकि वहाँ अगर अमन कायम होगा, वो स्टेबल होंगे तो पाकिस्तान के लिए फायदा होगा। आखिरी मिनट और ये साहब आपका शॉर्ट कमेंट मैं ज़रूर लेना चाहूँगी। पाकिस्तान अब पहले से ज़्यादा महफूज है, बेहतर है कि अफगानिस्तान में अब तालिबान की हुकूमत है? जी 67 कैंप्स थे वहां पर जो शाह महमूद कुरैशी ने डोजियर दिया था इंडिया के, आज वहां एक कैंप नहीं है। इंडिया वाहिद एम्बेसी है जो कि जिसका पीएम तक उन्होंने जहाज पे बिठा के कहा दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। किसी और एम्बेसी को इस तरह नहीं भेजा। तो आपने तो 20 साल की मेहनत जो है हिंदू की तबाह कर दी। आप तो खुश होना चाहिए आपको बहुत ज्यादा। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच औरिया मकबूल जान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया के वक्त आप हमारे साथ मौजूद रहे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी और तालिबान के हवाले से बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता शायद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक उन्हें कबूल करते चले जाएंगे। पाकिस्तान को भी इस हवाले से अपनी स्ट्रैटेजी जल्द ही सामने लानी चाहिए और लाएंगे भी ज़ाहिर है, और उम्मीद करते हैं कि जो भी हो वो पाकिस्तान और खित्ते के मफाद में। प्रोग्राम का वक्त हुआ नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।